Hello students, good morning. This is Om sir and you are watching Om's online English classes. आज की जो स्टोरी है वो रेनबो पार्ट 2 का ये तीसरा चैप्टर है, अ पिंच ऑफ स्नफ। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा जो है वह लिखी गई है। तो आज हम लोग जो है वह इस स्टोरी के बारे में जो है वह जानेंगे। पूरी जो है वह स्टोरी ध्यान से जो है वह आप लोग पढ़ें और ध्यान से जो है वह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से भी जो है वह पूछे जाते हैं। और जितने अच्छे तरीके से आप लोग स्टोरी को रीड करेंगे उतने कम मेहनत जो है वह आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स याद करने में करनी पड़ेगी। तो इसलिए स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है वह ध्यान देंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ, सबसे पहले जो इस स्टोरी का नाम है वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि स्पेशल जो है वह नेम दिया गया है स्टोरी को, अ पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ जो है वह एक प्रकार तंबाकू का चूर्ण होता है, जिसको कि हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में खैनी के नाम से भी जानते हैं। और पिंच जो है वह एक कलेक्टिव नाउन है, यानी कहने का मतलब है पिंच चुटकी को कहते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ। हालांकि ये कलेक्टिव नाउन है और नाउन में आप लोग पढ़ भी चुके हैं। कलेक्टिव नाउन में ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ सॉल्ट ये पढ़ाए हुए हैं। नमक के लिए भी हम लोग एक चुटकी नमक, अ पिंच ऑफ वर्मिलन, एक चुटकी सिंदूर, ऐसे वर्ड जो है वह पढ़े हुए हैं। तो ये ए पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी तंबाकू का चूर्ण, यानी स्नफ कहा गया है तंबाकू के चूर्ण को। अब इस स्टोरी का ऐसा नाम, ऐसा टाइटल क्यों दिया गया है, ये हम लोग जो है वह कहानी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे पता चलता जाएगा। मनोहर मालगांवकर ये एक इंडियन जो है वह शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जिनका कि जन्म 1913 ईस्वी में जो है वह हुआ था और ये मुंबई के रहने वाले थे, यानी मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ये एक वेल नाउन नॉवेलिस्ट थे, यानी कहने का मतलब है कि जाने माने उपन्यासकार थे, यानी उपन्यास भी लिखते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लेखक भी थे, यानी कि लघु कहानियाँ यानी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। तो मनोहर मालगांवकर इज़ अ वेल नाउन नॉवेलिस्ट, यानी एक जाने माने उपन्यासकार हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और 25 से भी अधिक प्रकाशन का श्रेय इन्हें प्राप्त है। यानी 25 से अधिक जो है वह अपने जो है वह रचनाओं को जो है वह इसने जो है वह प्रकाशित करवाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आर्मी में जो है वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर भी रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर भी यह रहे थे। आर्मी में भी इन्होंने अपना जो है वह सेवा दिया था। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा जो है वह जानने की आवश्यकता नहीं है। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, यानी 25 से अधिक जो है वह प्रकाशन का इनको श्रेय प्राप्त है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें सम्मिलित है डिस्टेंट ड्रम। इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल होना। वर्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्क के साथ एस का प्रयोग हुआ है, जबकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो लेकिन वर्क काम के रूप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ वर्क्स जो है वह रचनाओं के लिए यूज़ किया गया है। तो उसकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनमें डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, आपको देख सकते हैं ये जो बोल्ड लेटर में या डार्क लेटर में ये जो लिखा हुआ
बुक का नाम है, उनकी रचनाओं का नाम है। ये अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी रचनाओं पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अ बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, और जो ये वर्तमान की जो कहानी दी गई है जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में जो समकालीन लघु कथाएँ थी यानी इनके काल में, उससे जो है वह ली गई है। पिंच ऑफ स्नफ इज़ फुल ऑफ विट, जो कि चतुराई या कह सकते हैं बुद्धिमानी से भरी पड़ी है यह कहानी। एंड एडवेंचर, और साहसिक कारनामों से भी। अब कैसे साहसिक कारनामों से यह भरी है, जैसे जैसे आगे हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे इसके बारे में जानते जाएंगे। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज़ बिल्ड अप, और जो पाठकगण की जो कह सकते हैं एक्साइटमेंट है, रोमांच है, वो बनी रहती है थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव, यानी इनकी जो रचना शैली थी जिसमें कि गहरा जो है वह हास्य होता था। प्रोफाउंड कॉमेडी, गहरा हास्य, यानी काफ़ी कह सकते हैं कॉमेडी जो है वो इनकी रचनाओं में होती थी। और जो एक्यूरेसी यानी नपा तुलापन जो है वो इसकी कहानियों में होता था। इस वजह से जो पढ़ने वाले हैं यानी पाठकगण, उनकी उत्साह जो है वह कहानी के अंत तक बनी रहती है। तो हम लोग अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ, पहला जो पैराग्राफ है उसमें कहता है कि मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, माँ की जो घोषणा थी उसने मुझे झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया। ननुकाका इज़ कमिंग, वो कौन सा अनाउंसमेंट है? ननुकाका इज़ कमिंग, सी सेड, माँ ने कहा कि ननुकाका आ रहे हैं। और इस अनाउंसमेंट से लेखक का मन जो है वह झकझोर उठता है, यानी कहने का मतलब वो हिल जाते हैं। और उनके मुंह से अनायास जो है वह निकलता है, ओ माई गॉड आई सेड, लेखक कहते हैं कि मैंने कहा ओ माई गॉड। और फिर आगे वो कहते हैं, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लीविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। लेखक कहते हैं क्या हम उन्हें ये कह नहीं सकते कि तार के माध्यम से, आप लोग जानते होंगे कि पहले जो है वह टेलीग्राम जो है वह भेजा जाता था, उसी को वायर कहते हैं। तार, उसको बेतार का तार भी कहा जाता था। तो यहाँ वायर सिंपली वो बिजली के वायर की बात नहीं की जा रही है, ये मैसेज भेजने का जो है वह एक कह सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, जो कि पुराने समय में चलता था। तो वो कहते हैं कुडंट वी सेंड हिम अ वायर, क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते? सेइंग, यह कहते हुए कि वी आर लिविंग, कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कि मेरा तबादला हो गया है, या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी बहाना नहीं बना सकते क्या? अब समझ सकते हैं कि लेखक क्यों जो है वह इस तरीके की बातें जो है वह करता है, कि उन्हें आने से रोकने के लिए बहाना बनाने की बात करता है कि मेरा तबादला हो गया है या फिर हम लोग कहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ननुकाका जो इसमें नेम आया है, ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो कि लेखक का मामा है, मैटरनल अंकल जिसको कहते हैं। और उन्हीं के आने की बात सुन करके जो है वो लेखक काफ़ी विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो उसको यहाँ आने से, अपने घर पर आने से रोकने के लिए बहाना बनाने की बात कहता है। उस पर माँ का रिएक्शन देखिए क्या है। नो डियर, नहीं बेटे, मदर सेड, माँ ने कहा नहीं बेटे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो ट्रेन पर पहले ही बैठ गए होंगे, ट्रेन पकड़ लिया होगा उन्होंने। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, देखिए ये कह सकते हैं कि गेस को बता रहा है यहाँ पर। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, यहाँ पर पक्के अनुमान का बोध करा रहा है। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, यानी वो ट्रेन पर तो बैठ भी गए होंगे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त,
सी एडेड रीएस्योरिंगली, उन्होंने फिर से आश्वस्त करते हुए आगे कहा। सी एडेड, एडेड का अर्थ यहाँ पर है आगे, उसने कहा। अब क्या कहती है माँ? ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, यानी वो कहते हैं कि वो यहाँ पर 2 से 3 दिन से ज़्यादा, 2 या 3 दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं ठहर सकते। स्टे का अर्थ होता है ठहरना। ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, यानी उनका कहना है कि वो यहाँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। इस पर लेखक फिर से कहते हैं, चौथा पैराग्राफ देखिए। वॉट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर? वॉट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर, यानी वो दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? इन दिस हीट, यानी इस गर्मी में। तो उस पर माँ का जवाब है 5वें पैराग्राफ में, ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, यानी मिलने आ रहे हैं। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं सम के बाद, सम जो है वह एक एडजेक्टिव है और ये आपको संख्या या फिर मात्रा दोनों को बताने के लिए, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों के रूप में यूज़ होता है। और जब इसका प्रयोग होता है तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है, जो कि आप लोगों को काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सम का अर्थ हमेशा जो है वह थोड़ा नहीं होता है, कोई भी होता है। तो इसलिए सम मिनिस्टर का अर्थ यहाँ पर कुछ मंत्रीगण नहीं बल्कि कोई मंत्री से है, इसलिए यहाँ सम मिनिस्टर का प्रयोग हुआ है। तो माँ का कहना है कि वो जो है यहाँ पर आ रहे हैं किस लिए? किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। इस पर लेखक का फिर से रिएक्शन देखिए। व्हाट, हैरानी से वो कहते हैं व्हाट, क्या? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका तो मतलब सीधा सा हुआ कि वो यहाँ कई सप्ताह तक जमे रहेंगे, मतलब कई सप्ताह तक रुके रहेंगे। अब यहाँ व्हाट का भी प्रयोग आप लोग सीख चुके हैं। प्रोनाउन जब आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में व्हाट बतलाए हुए थे, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये व्हाट जो है वो आप देख सकते हैं एक्सक्लामेशन के साथ है। व्हाट, यानी हैरानी होती है सुन करके लेखक को कि मंत्री से मिलने आते हैं, इसका तो सीधा मतलब हुआ कि वो कई सप्ताह तक यहाँ पर जमे रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, यानी मंत्री तो कई जो है वह सप्ताह तक, कई महीने तक जो है वह लोगों को हाथ नहीं आते हैं, यानी लोगों से नहीं मिलते हैं। यानी लेखक का कहना है कि अगर वो मंत्री से मिलने आते हैं तो मंत्रीगणों की तो आदत होती है कि वो कई महीने तक अपॉइंटमेंट ही नहीं देते हैं, लोगों को मुलाकात ही नहीं होती है। इसका तो सीधा सा मतलब हुआ कि वो यहाँ आएंगे और जम जाएंगे, यानी कई दिनों तक रहेंगे। ओ माय गॉड, हे भगवान। लेखक अपना सिर धुन लेता है ये खबर सुनकर। अब अगले पैराग्राफ पर जो है वो हम लोग चलते हैं। 7वां पैराग्राफ जो है वो क्या कहता है देख सकते हैं। 7वां पैराग्राफ, माँ का कॉन्फिडेंस देखिए इस पर। कहती है, इफ़ योर ननुकाका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, यदि तुम्हारे ननुकाका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उनसे किसी न किसी तरीके से मिल ही लेंगे। मैनेज टू सी का अर्थ हो गया किसी तरीके से, मैनेज टू सी किसी तरीके से मिलना। तो माँ का कॉन्फिडेंस देखिए, माँ कहती है, माँ ने कहा, इफ़ योर ननुकाका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, यानी अगर तुम्हारे ननुकाका जो है वह किसी से मिलना चाहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी न किसी तरीके से उनसे मिल ही लेंगे। एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, यानी चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी समय मिल ही लेंगे।
अब लेखक कहते हैं कि मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, यानी माँ जो है वो हमेशा से अपने नैहर वालों के प्रति जो है वह वफ़ादार रही है, यानी कहने का मतलब लॉयल रहती है, वफ़ादार, फेथफुल भी कहते हैं लॉयल को। तो माँ जो है वह हमेशा जो है वह अपने नैहर वालों या पीहर वालों कहिए उनके प्रति जो है काफ़ी उनका पक्ष लेती है, उनकी तरफदारी करती है, तो इसलिए माँ जो है वो हमेशा से वो उनकी तो बड़ाई ही करती रही है। आफ्टर ऑल, दरअसल ननू काका इज़ हर ब्रदर, दरअसल ननू काका जो है उनके भाई जो हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमेशा से वो वफ़ादार रही है अपने मायके वालों के प्रति, और उसमें भी ननू काका उसके अपने भाई हैं, तो भला वो क्यों ना जो है वह उसकी बड़ाई करती। आई ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मैं, ऑन द अदर हैंड का अर्थ हो गया दूसरी तरफ। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, यानी मंत्रियों को लेकर के मेरे मन में कुछ जटिलताएँ थी। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, क्योंकि मैं जो है वो एक सचिव के नीचे काम करने वाला कर्मचारी हूँ, यानी अवर सचिव भी कह सकते हैं इसको। ऑन प्रोबेशन, और वो भी परख अवधि में हूँ। प्रोबेशन पीरियड जो है वह होता है परख अवधि, यानी कहने का मतलब इस समय तक नौकरी जो है वह पक्की नहीं मानी जाती है, इसको हम लोग प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। तो इनका कहना है कि मैं तो एक अवर सचिव हूँ और वो भी परख अवधि में, एंड एज सच ट्रेंड, और मुझे इस तरीके से प्रशिक्षित किया गया है टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, की मंत्रियों का मैं सम्मान करूँ, आदर करूँ, एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, यानी ईश्वर से 2 दर्जा ऊपर, यानी भगवान से भी 2 दर्जा ऊपर जो है वह मंत्रियों का जो है वह सम्मान करूं, इस तरीके का प्रशिक्षण जो है वह दिया गया है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सचिव जो है वह 1 दर्जा ऊपर। 9 नंबर पैराग्राफ देखिए अब क्या कहता है। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी मैं जो है वह प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था। अब देखिए लेखक जो है फिर भी अपने मैटरनल अंकल ननू काका को रिसीव करने प्लेटफॉर्म पर हैं, और बगल में जो आप फिगर देख पा रहे होंगे यही है ननू काका। इनका गेटअप आप देख सकते हैं, आगे इसके गेटअप के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आई, यानी जब ट्रेन जो है वह प्लेटफॉर्म पर आई, तो लेखक जो है वो इंतज़ार कर रहा था प्लेटफॉर्म के ऊपर। ननू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज, और ननू काका जो थे वो दूसरे दर्जे के बोगी के दरवाजे पर खड़े थे। स्टूड, ननू काका स्टूड स्टैंड से बना है B2। इन द डोरवे कहते हैं वो दरवाज़ा का जो मार्ग होता है, रास्ता होता है बोगी में, तो वहाँ पर खड़े थे। ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज, कैरेज यहाँ पर जो है वह कहा गया है बोगी को। अ स्ट्राइकिंग फिगर, एक रोबीला चेहरा था। स्ट्राइकिंग फिगर यानी कहने का मतलब है प्रभावशाली। वाइट हेयर्ड, और बाल जो थे वो सफ़ेद थे। हालांकि याद रखिएगा कि हेयर के लिए हम लोग वाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, ग्रे का प्रयोग करते हैं। ग्रे हेयर, सफ़ेद बाल। लेकिन चूंकि यह पुराना जो है वह तरीका है स्टोरी का लिखने का, तो इसमें वाइट हेयर लिखा हुआ है, तो फ़िलहाल इसको हम लोग सफ़ेद बाल मानेंगे। वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मोस्टाच, और काफ़ी प्रभावशाली मूंछ थी उनकी, बिल्कुल नथुलाल जैसी। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, और वो अभी भी वो पुराने फैशन वाला, यानी कि पुराने ज़माने के फैशन वाले जो है वह घुटने तक की लंबाई वाले जो है वह काले कोट पहनते हैं। वियर का अर्थ यहाँ पर पहनना है। ही स्टिल वियर्स, वो अभी भी पहनते हैं। द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रंग की चमकदार जो है वह सिल्क की पगड़ी।
ऑफ द दक्कनी ब्राह्मण, यानी कि दक्कनी ब्राह्मण लोग जो है, दक्कन का जो क्षेत्र है वहाँ जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं पगड़ी, वो लाल पगड़ी जो है वो पहनते हैं। एंड ड्रैप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे पर जो है वो सफ़ेद गमछा, अंगोछा कहा गया है यहाँ पर गमछा को, तो वो ड्रैप्स यानी कि डाले हुए रहते हैं, लपेटे रहते कंधे पर, या ओढ़े हुए कह सकते हैं। तो 10वां पैराग्राफ अब देखिए। एज आई वेंट अप, जो ही मैं नज़दीक गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी सौंप दी, थमा दी, और कहते हैं टेक दिस आउट क्विक, जल्दी इसे लेकर निकलो, यानी बाहर निकलो। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कान में कहा। विस्पर्ड का अर्थ होता है फुसफुसाना, यानी कि धीरे से कहना। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा। आई आस्क नो क्वेश्चंस, मैंने कुछ नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने वो जो बास्केट उन्होंने दिया था, जो थैला उन्होंने दिया था या टोकरी कह सकते हैं, उसे मैंने दबाया, अंडर माई आर्म यानी अपने बाह में दबाया, एंड टर्न, और मैं मुड़ा। ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, तभी जो है वो मैं क्या हो गया, ओनली टू बम्प, यानी कहने का मतलब है तभी मैं जो है वो एक मारवाड़ी, एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, यानी एनॉर्मस यहाँ कहा गया है, मतलब वो जो महिला थी उसका शरीर जो है वो कह सकते हैं भारी भरकम था, इसलिए एनॉर्मस वर्ड का यूज़ किया गया है। एनॉर्मस का अर्थ होता है विशाल, ह्यूज कह सकते हैं इसको। और बम्प इनटू का प्रयोग होता है टकराना, बम्प इनटू टक्कर लगना, ठीक है। तो ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस, जैसे ही मुरा की एक मारवाड़ी, एक कह सकते हैं भारी भरकम जो है वह मारवाड़ी महिला से टकराते बचा, या यूँ कहे कि टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरका, जिसने अपना सिर जो है वह एक बुरके में ढक रखा था, है ना। बट माई वर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स एमानेटिंग फ्रॉम द बास्केट, और जब वह उस मारवाड़ी महिला से टकराया तो उसकी जो अपोलॉजीज थी, अपोलॉजी का अर्थ होता है माफ़ी, वर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड एमानेटिंग फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से जो एक विचित्र आवाज़ आई टकराने के बाद, उस महिला से टकराने के बाद जो टोकरी से जो विचित्र आवाज़ निकल रही थी, उस आवाज़ में उसका माफ़ीनामा जो है वह गुम हो गया, यानी उस विचित्र आवाज़ पर उसकी ध्यान चली गई और वह उस महिला से माफ़ी भी न मांग सका, ठीक है। यानी माई अपोलॉजीज वर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड, यानी कि उस विचित्र आवाज़ में गुम हो गई इसकी अपोलॉजी, इसका माफ़ीनामा। एमानेटिंग फ्रॉम द बास्केट, जो कि बास्केट से निकल कर आ रही थी, वो जो आवाज़, विचित्र आवाज़, वो कौन सी आवाज़ थी? द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटेन, वो जो बिल्ली का बच्चा है जो कि उस थैले में था, वो संभवतः जो है वो दब गया होगा उस महिला से टकराते वक्त, जो कि गुस्से में अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए जो है वह मुंह से विचित्र आवाज़ें निकाल रही थी। ये आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो बिल्ली की आवाज़ है, साउंड है, स्पिट्स, स्ट्रप्स्ट, म्याओ म्याओ, तो ये बिल्ली की वो साउंड है जो कि उस टोकरी से निकल कर आ रही थी। और उस चक्कर में लेखक जो है उस महिला से जो टकराया तो उससे माफ़ी मांगना भी वो भूल गया। आई डक्ड एंड रैन, मैं वहाँ से बच करके भागा, यानी कि तेज़ी से वो वहाँ से निकल लिया। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और भीड़ में शामिल हो गया, घुल मिल गया, यानी कहने का मतलब है कि वो जो है तेज़ी से जो स्टेशन पर भीड़ थी उस भीड़ में वो गुम हो गए। एंड स्क्विज्ड थ्रू
एंड स्क्विज्ड थ्रू, स्क्विज का अर्थ होता है, वैसे स्क्विज का अर्थ निचोड़ना भी होता है, दबाना, जिसको कि एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं स्क्विज, लेकिन यहाँ पर है कि मतलब भीड़ से किसी तरह से धक्का मुक्की करते हुए जो है वह गेट से जो है वो निकला। इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी, और सिख लोगों की जो है वह मैरिज पार्टी यानी बारात जो है वह जा रही थी, उसके पीछे पीछे वो निकल लिए। तो इस तरीके से 12वां पैराग्राफ जो है वह आप देख सकते हैं कि लेखक जो है स्टेशन से वो बाहर आ रहा है। 13वें पैराग्राफ पर आते हैं। 13वां पैराग्राफ देख सकते हैं, वो कहता है ननुकाका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, यानी ननुकाका को आने में काफ़ी देरी हो रही थी। ननुकाका को स्टेशन से बाहर आने में काफ़ी वक्त लग रहा था। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, और जो स्टेशन का यार्ड था, स्टेशन का यार्ड कहते हैं स्टेशन के बाहर जो ओपन एरिया होता है उसी को यार्ड कहते हैं। वैसे यार्ड मतलब हम लोग आंगन भी समझते हैं। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, वो लगभग खाली हो चुका था स्टेशन यार्ड, यानी कहीं कोई व्यक्ति नहीं था। एंड द लास्ट तांगा हैड गॉन, और जो अंतिम तांगा था घोड़ा गाड़ी वो भी जो है वह जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज, जब वो नज़र आए, यानी जब ननुकाका नज़र आए, जब वो लौट कर आए तो स्टेशन यार्ड पूरी तरह से खाली था और अंतिम तांगा भी जा चुका था। एस्कॉर्टेड बाय अ फाउनिंग टिकट इंस्पेक्टर, और टिकट इंस्पेक्टर या टिकट कलेक्टर कह सकते हैं, वो एक चापलूस प्रवृत्ति का जो है वो लग रहा था, यानी वो चापलूसी करते हुए जो है वह उसके संरक्षण में ननुकाका जो है वह नज़र आए, यानी कि बाहर आते हुए नज़र आए, यानी स्टेशन से बाहर। एस्कॉर्टेड का अर्थ हो गया कि उनको सुरक्षा प्रदान करते हुए, यानी वो सुरक्षित उनको निकाल रहे थे, यानी वो टीटी जो था जो कि चापलूस किस्म का लग रहा था, वो उसको सुरक्षित जो है वह प्लेटफॉर्म से बाहर ला रहा था। इसका मतलब था कि ननुकाका ने शायद कुछ इलीगल तरीके से जो है वह ट्रेन में यात्रा की होगी, सीधी सी बात है। आते ही शुरू हो गए 14वें पैराग्राफ पर देखिए, नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी तीसरे दर्जे में जगह नहीं थी। नो रूम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूम का अर्थ यहाँ कमरा नहीं बल्कि जगह से है, स्पेस जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एनक्लोज्ड स्पेस में हम लोग रूम का ही प्रयोग करते हैं, जहाँ पर घिरा हुआ स्थान हो वहाँ पर रूम, उस जगह पर जगह के लिए हम लोग न तो प्लेस का, न गैप का और न ही सीट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है, देयर इज़ नो डैश इन माई कार, इन माई कार। अब ऑप्शन में आपको अगर प्लेस, गैप या फिर सीट दिया हो और रूम भी दिया हो, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें रूम भरना है। देयर इज़ नो रूम इन माई कार, क्योंकि आप जानते हैं कि कार के अंदर जब हम बैठते हैं तो वो एक एनक्लोज्ड स्पेस बनाता है और वहाँ पर रूम का ही प्रयोग करते हैं। तो रूम का अर्थ कमरा जानते होंगे, लेकिन इसका प्रयोग स्थान के लिए भी होता है, जगह के लिए भी होता है। तो आते ही वो कहते हैं नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी तीसरे दर्जे के बोगी में, डब्बे में जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण के वो दूसरे दर्जे का टिकट जो है वह निर्गत नहीं करते। ननुकाका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, जैसे ही वो मेरे नज़दीक आए उन्होंने समझाने की कोशिश की, समझाया। हैड टू ट्रैवल, कहते हैं हैड टू ट्रैवल, याद होगा आप लोगों को, टू हैव वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग पढ़ाए थे मजबूरी को बताने के लिए, ग्रामर में पढ़ाए हुए हैं। टू हैव वर्ब का प्रयोग जब इन्फिनेटिव के साथ करते हैं तो कंपल्सन का बोध होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कंपल्सन वाला ही वाक्य है कि हैड टू ट्रैवल, यानी आई हैड टू ट्रैवल, यानी मुझे यात्रा करनी पड़ी।
मजबूरी थी। आई हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, यानी तीसरे दर्जे के टिकट पर मुझे दूसरे दर्जे में, यानी तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में मुझे यात्रा करनी पड़ी। ये कह रहे हैं नन्हू काका, यानी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। had to travel second on a third class ticket but it was all arranged quite amicably, लेकिन सब जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से मैनेज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने टीटी को जो है वह कुछ पढ़ा दिया होगा, क्योंकि बड़े ही कह सकते हैं जुगारू प्रवृत्ति के, बहुत ही कह सकते हैं कि चालू किस्म के हैं नन्हू काका। स्टोरी में आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उनके नेचर्स के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिवील होने वाली हैं। तो पहला जो इम्प्रेशन था वो तो आप देख ही सकते हैं कि आते ही स्टेशन से ही शुरू हो गए, चकमाबाजी उन्होंने जो है शुरू कर दी। तो सच अ नाइस यंग मैन, अब टीटी की जो है वह बड़ाई वो कर रहे हैं, टीटी के बारे में कह रहे हैं कि सच अ नाइस यंग मैन, यानी वास्तव में बहुत ही अच्छा जो है वह आदमी था। द टीसी, यानी टीसी बड़ा ही अच्छा आदमी था। यू सॉ, तुमने देखा हाउ ही इवन कम राइट आउट विद मी, कैसे वह बाहर तक आया मेरे साथ। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि मुझे कोई दिक्कत या मुझे कोई परेशानी न हो। नो ट्रबल, ताकि मुझे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, हाउ इज़ इट, कहते हैं कि बिल्ली जो है, बिल्ली का बच्चा जो है वो भी मतलब मुफ्त यात्रा करके आई है। हाउ इज़ इट, कैसी है। वो जो टोकरी उन्होंने थमाया था लेखक को, उसमें तो बिल्ली का बच्चा था, उसी के बारे में लेखक कहते हैं आयरॉनिकली कि यह बिल्ली का बच्चा जो है वो भी मुफ्त यात्रा करके आया है, कैसी है। तो लेखक कहते हैं वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत है। आई सेड, मैंने कहा, बहुत ही शांत है। परहैप्स इट इज़ डेड, आई थाउट होपफुली, मन ही मन लेखक जो है सोच रहे थे कि कहीं मर न गई हो, क्योंकि उसे तो पता है कि वो टकराया था जब उस मारवाड़ी महिला के साथ, तो बिल्ली जो है वह दब गया था, जिसने कि म्याऊ म्याऊ की आवाज़ जो है वह निकाली थी। तो इसलिए लेखक मन ही मन कहते हैं कि शायद मर न गई हो। ठीक है, 16वां पैराग्राफ देखिए। वी गॉट इनटू द कार, हम लोग कार में जो है वह घुसे। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर, इससे पहले कि मैं गाड़ी को दूसरे गियर में डालता, नन्हू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर्स टू सी मी, यानी मेरी मंत्री से मुलाकात कब करवा रहे हो। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, यानी 2 दिनों से ज़्यादा जो है मैं यहाँ रुक नहीं सकता। 3 एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, है ना। यानी लेखक से पूछते हैं नन्हू काका कि तुम मेरी मंत्री से मुलाकात कब करवा रहे हो। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस, लेखक कहते हैं कि स्पष्ट बोलने का समय था, इसलिए लेखक कहते हैं लुक अंकल, देखिए मामा जी। आई सेड, मैंने कहा, देखिए मामा जी, आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं बस एक अदाना सा, एक छोटा सा अवर सचिव हूँ। ऑन प्रोविशन, उसमें भी परख अवधि पर हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर्स, और मेरी नौकरी के ये हैसियत से बाहर की बात है कि मैं जाऊँ और मंत्री से मुलाकात के लिए बात करूं। तो इस तरीके से वो अपनी मजबूरी बताते हैं लेखक अपने मामा को। इस पर मामा का जो है वह जवाब देखिए, कहते हैं ओह, नन्हू काका के मुंह से निकला ओह। नन्हू काका सेड, यानी अफसोस जताते हैं। आई हैड रादर होप, मैंने तो आशा की थी। ओह, आई सी, ठीक है मैं देख लूँगा। वेल नेवर माइंड, ठीक है कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने फिर वही एक चुटकी
खैनी जो है उसने, तंबाकू जो है उसने निकाली, तंबाकू का वो चूर्ण निकाला और उन्होंने खा लिया होगा। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और बड़े ही नज़ाकत से, डेलिकेटली का अर्थ होता है नाजुक तरीके से, बड़े ही नज़ाकत से अपनी उंगलियों को उन्होंने जो है वह ब्रश किया यानी पोछा, ऑन हिज अंगोछा यानी अपने गमछे पर झाड़ा, एंड सेट बैक, और पीछे जो है वह आराम से निढाल होकर के सीट पर बैठ गए। सेट बैक का अर्थ है पीछे जो है वह पीठ करके आराम से बैठना, सेट बैक। क्लोजिंग हिज आइज़, अपनी आंखें बंद करते हुए, एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज, और अपने आईब्रोज को सिकोड़ते हुए हाथों से, यानी एज डू, मानो, एज डू बताए हुए हैं, एज इफ और एज डू एक ही अर्थ है, मानो। इन डीप थाउट, मानो कि गहरे विचार में डूब गए हो, खोए हो। तो इस तरीके से उन्होंने किया। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन अ टिपिकली दक्कनी वे, और दक्कनी अंदाज में, यानी दक्कन के लोगों की जो आदत थी उस तरीके से, वो टिपिकली यानी परंपरागत जो तरीका है उन लोगों का, जीभ से आवाज़ जो है वह करने का, कई दफ़ा उन्होंने जो है वह वो जीभ से आवाज़ उन्होंने की, रजिस्टरिंग पेटी यानी दया दिखाते हुए, मतलब कह सकते हैं लेखक की हालत पर तरस खाते हुए। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, इधर माँ जो है वह दरवाजे की दहलीज पर इंतज़ार कर रही थी अपने भाई का। हर फेस रीड इन ए स्माइल, और मुस्कुराहट से उनका चेहरा खिल गया जब उन्होंने ननू काका को देखा। सी वेंट इनटू ए स्क्वील्स ऑफ डिलाइट, और आनंद से उनकी चीखें निकलने लगी। ओवर द किटेन, बिल्ली को देख करके। एंड मेड अ लॉट ऑफ फस ओवर ननू काका, और ननू काका से काफ़ी जो है वह इधर उधर की जो है वह कह सकते हैं, ननू काका को देखते ही वो जो है वह काफ़ी उत्साहित हो गई। उत्साह में काफ़ी जो है वह मतलब हड़बड़ाहट दिखाते हुए उन्होंने जो है वह शोर शराबा किया। इस मतलब मेक अ लॉट ऑफ फस का अर्थ हो गया काफ़ी जो है वह हवा बनाना, यानी कहने का मतलब चीज़ों को इधर से उधर रखना, ये लाना वो लाना, ये मंगवाना, इसको इधर रखो, यानी पानी लाओ, काफ़ी सारी जो है वह उन्होंने चीज़ें की ननू काका को देखकर। आई ऑल्सो फाउंड, मैंने यह भी पाया, आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, कि उन्होंने जो है वह ननू काका को मेरे शयन कक्ष में स्थापित कर दिया। सो दैट आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बारंडा, और इस वजह से मुझे जो है वह एक चारपाई जो है वह डालनी पड़ी पिछले बरामदे पर। ठीक है। एट मदर्स इंसिस्टेंस, और माँ की जिद पर, माँ ने जो काफ़ी जिद किया कि मामा है तुम्हारे, इस तरीके से मत बोलो, इस तरीके से मत करो, छुट्टी ले लो। ठीक है। तो ऑन मदर्स इंसिस्टेंस यानी कि माँ की जो है वह जिद पर, आई हैड टेकन 2 days लीव, मैंने 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी फ्रॉम द ऑफिस, यानी दफ्तर से 2 दिनों की छुट्टी ले ली थी माँ के उकसावे पर, माँ के जिद पर। एंड इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आई ड्रोव ननू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और मैं ननू काका को लेकर के नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकला। नॉर्थ ब्लॉक वो एरिया है, वो स्थान है जहाँ पर मंत्री लोग रहते हैं, और ड्रोव यहाँ पर ड्राइव से बना है, यानी कार लेकर के वो जो है वो ननू काका को नॉर्थ ब्लॉक जो है वो गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, लेखक कहते हैं कि वो अंदर मंत्री से मिलने गए और मैं कार पार्क में, जहाँ पर गाड़ी खड़ी की जाती है, वहाँ मैं इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, और 2 घंटे बीत गए इससे पहले कि वो उधर से रंग बिरंगी जो है वह मराठी गालियाँ बुदबुदाते हुए लौटे।
मम्बल का अर्थ होता है मन ही मन बुदबुदाना, यानी इस तरीके से बोलना कि स्पष्ट रूप से सामने वाला सुन भी न सके, अपने आप में बड़बड़ाए जो है वह आ रहे थे 2 घंटे बाद। यहाँ स्वेयर वर्ड्स कहा गया है एब्यूज़ को, यानी एब्यूजिव वर्ड्स यानी कि गालियों को। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, मैंने उनसे, आई डिडंट डेयर टू आस्क हिम यानी कहने का मतलब है कि मैंने उनसे जो है वह पूछने की हिम्मत नहीं की। वॉट हैड हैपेंड कि क्या हुआ था। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे मैं गाड़ी लेकर वापस लौटा। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में उनका मिजाज शांत हुआ। कूल डाउन का अर्थ होता है शांत होना। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में। दो यद्यपि, एंड सैड, यद्यपि उनका गुस्सा जो है थोड़ी देर में ठंडा हो गया और उन्होंने कहा 2 hours आई स्पेंट, 2 घंटे मैंने बिताए बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, यानी मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास भेजा गया 2 घंटे तक। टेम्परिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर्स कहते हैं वो जो बड़े बड़े मकान या भवन होते हैं उसके बीच के गलियारे या रास्ते को हम लोग कॉरिडोर कहते हैं। तो यानी कहते हैं कि गलियारों में, है ना, टेम्परिंग, यानी टेम्परिंग का अर्थ यहाँ पर है पैर पटक कर चलना, यानी कहने का मतलब मुझे जो है वह 2 घंटे तक एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक जो है वह जाना पड़ा। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स यानी कि एक गलियारे, मतलब गलियारे से होते हुए एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास मुझे जो है 2 घंटे बिताना पड़ा। एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्यूटी सेक्रेटरी, यानी उप सचिव से जो है वो मिलने का जो है वो मुझे अपॉइंटमेंट, यानी कहने का मतलब है कि मिलने की तारीख जो है वह मुझे मिली, यानी उसमें मैं सफल हो सका। यानी कहाँ मंत्री से वो मुलाकात करने गए थे और 2 घंटे उनको चपरासी के पास, इस चपरासी से उस चपरासी के पास दौड़ाने के बाद उनको अगर मिलने का जो है वह तारीख भी मिला तो वो किससे, डिप्यूटी सेक्रेटरी से, यानी उप सचिव से। अपॉइंटमेंट कहते हैं वो मतलब किसी मीटिंग आदि की जो मतलब कह सकते हैं मुलाकात, यानी मुलाकात की जो है वह कह सकते हैं उप सचिव से मुलाकात की जो है वह उनको अनुमति जो है वह मिली 3 days फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद जो है वह उप सचिव से मुलाकात का जो है वह उनको अनुमति मिला। सेमफुल कहते हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और फिर से जो है वह कह सकते हैं कि गालियों की जो है उन्होंने मराठी भाषा में गालियों की जो है वह झड़ी लगा दी। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, लेखक कहते हैं कि इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहते हैं जब हम काफ़ी क्रोध में होते हैं और तब जब हम अपने टंग का यानी मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहा जाता है, यानी गुस्से में। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माय अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, यानी कि जब भी भाषाई आपातकाल आती है, यानी कि जब भी वो गुस्से में होते हैं, यानी जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो हमेशा जो है वो अपने मातृभाषा में शुरू हो जाते हैं, यानी कि अपनी मातृभाषा पर आ जाते हैं, यानी और उसी भाषा में वो गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। ये जो है वह नन्हू काका की आदत है जो कि लेखक इसके बारे में बताते हैं। अब आगे की स्टोरी जो है वह हम लोग कल जो है वह जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं 22वें पैराग्राफ को लेकर अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।